to submit humbly that please don't take it seriously. क्योंकि ये मेरे मित्र हैं और मित्र जो है वो अक्सर प्रशंसा कर देते हैं. So far as my understanding about me is concerned, मैं कोई इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं मानता अपने आप को, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं मानता. So far as my understanding about me that is that I am just mere student of it. That's all. मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ बच्चों, आपकी तरह. ओके, जब तक हम विद्यार्थी रहते हैं तब तक सीखते रहते हैं. जिस दिन अपने आप को बड़ा मान लिया कुछ सीखने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है. तो ये बात आप भी याद रखना, हमेशा विद्यार्थी रहना. हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो सीखने का प्रोसेस चलता रहेगा. मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ. अभी पिछले साल ही मैं शिमला इंडियन इंस्टीट्यूट. तो बाकी ठीक है, जब आप पढ़ते रहते हो कुछ काम भी हो जाता है. हमारे प्रोफेसर थे हमारे डिपार्टमेंट में, सीनियर लोग देखिए बड़ी अनुभव से बड़ी सच्ची और गहरी बात कह देते हैं. तो मैं उनके पास अक्सर बैठ जाया करता था और वो बुला लेते थे. तो वो एक बात बोलते थे कि चल साहब थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे, रोज के 2 पेज भी लिखोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा ढेर लग जाएगा. देखिए कितनी मीनिंगफुल बात है. ये मैं रिसर्च की बात कह रहा हूँ. आप भी रिसर्च से जुड़ोगे बच्चों, जुड़ोगे ना. आप में से कुछ बच्चों को पीएचडी करनी होगी बाद में, जो करना चाहेंगे ना. तो मैं इतना ही है डॉक्टर साहब, कुछ ज़्यादा भी इतना ज़्यादा नहीं कि भाई आप बहुत ज़्यादा करो. आपको टीचिंग भी करना है, ये प्रोग्राम आज इतना हो गया. मेरे परिचय में कई चीज़ें मेरे कहने पे इन्होंने छोड़ दी. थोड़ा सा मैं बताऊँ, मेरे मार्गदर्शन में 100 से ऊपर बच्चे एमफिल कर चुके हैं. एंड आई थिंक दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ नॉट ओनली माई यूनिवर्सिटी. मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में गया मुझे लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड ही है. और 15 के आसपास पीएचडी भी हो चुके हैं मेरे मार्गदर्शन में. ये भी मेहनत हमारी बच्चों की भी है, 50% हमारी भी है, क्योंकि प्रेरणा जब आप लेते हो इसके लिए तभी काम होता है. तो करते रहो लगातार. देखिए जवानी है, जवानी इसी का तो नाम है. बाद में कब काम होगा, तभी तो आप तो यंग हो. आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन के लिए बात कर रहा हूँ सर, ये जो बात बता रहे थे. तो अब मैं सीधा विषय पे आता हूँ. आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत सरकार ने ये प्रोग्राम घोषित किया. हम डायमंड जुबली ईयर में हैं अपनी आज़ादी की. देखिए डायमंड जुबली जो है किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव होता है. आदमी कोई व्यक्ति 75 साल का हो जाए, काफ़ी सीनियर स्टेज होती है, काफ़ी अनुभव होता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है उसके बारे में, है ना. लेकिन किसी राष्ट्र के लिए 75 साल 75 ईयर्स कोई ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रों की उम्र तो देखिए हजारों साल होती. तो उस लिहाज से देखा जाए, जैसे अब अमेरिका है, अमेरिका को आज़ाद हो गई. कब आज़ाद हुआ था, याद होगा आपको डेट, 1776. तो आप देख लीजिए कितने साल हो गए हैं. लगभग 300 साल, 250-300 साल के आसपास. अमेरिका भी अभी एक मैच्योर राष्ट्र है. अमेरिका को भारत के लोगों में थोड़ी सी कमी है. हम अपने अंदर कमियां काफ़ी निकालते हैं, निकालना भी चाहिए. अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छी बात है. लेकिन जब दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो इस चीज़ में पिछड़े हैं, उस चीज़ में पिछड़े हैं. लेकिन आपको ये भी तो सवाल पूछना चाहिए कि हमें मौका मिला कितना है ना. हम अमेरिका का, यूरोप का, इंग्लैंड का, जापान का मुकाबला अभी नहीं कर सकते. भला कैसे कर सकते हैं, अभी बहुत ही कम वक्त मिला. लेकिन मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ ना, मैं ये लेक्चर काफ़ी लंबा तैयार करके आया था, लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे ही हूँ, जो लिखा उसको छोड़ दिया मैंने. हालांकि लिखता जरूर हूँ, हमेशा तैयारी करके जाना चाहिए. पॉइंट्स वगैरह हैं उसके मेरी जेब में. तो कई लोग कहते हैं ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ देखिए पॉजिटिव अप्रोच भी अच्छी चीज़ होती है. बिल्कुल आत्म प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच तो. जब आप ये कहते हो कि भारत में कमियां हैं, तो आपको आसपास भी देख लेना चाहिए.
ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस में अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ, क्यों बच्चों? तालिबान। मतलब आप सोच नहीं सकते, भारत में तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा, हम इतनी आगे आ गए हैं कि वो औरतों को बुर्के में डाल दिया उन्होंने अचानक ही। ये कैसा रिजिम है? वो कैसे मतलब उस देश का डेवलपमेंट है किस स्टेज में, कितना पीछे है? वो तो हजारों सालों पीछे है दुनिया से। हमारे आसपास ये घटनाएं घट रही है, पाकिस्तान में आए दिन, देश में, श्रीलंका में देख लीजिए, आसपास के साउथ ईस्ट, देखिए साउथ ईस्ट एशिया ये असल में भारतीय उपमहाद्वीप भी है, भारत के हिस्से रहे हैं, भारतीय सभ्यता के हिस्से रहे ये देश। उन देशों से कंपैरिजन कर लो के बाद आज हम दुनिया में अनाज का निर्यात कर रहे हैं। अभी धान की पैदावार हुई हमारे हरियाणा में, सड़कों पे अट गया धान, सड़कों पे, क्योंकि एक दो दिन थोड़ा सा वो जो गफलत हुई उसके कारण इतनी बम्पर प्रोडक्शन हो रही है गेहूं की, धान की, किसान जो है वो उसके कारण किसान की इनकम बढ़ी। तो ये बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैं गिनाने लोगों तो ऐसे जो है 50 गिना सकता। अब सवाल ये है कि यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो यहाँ तक पहुंचे कैसे? हमारे पूरे के नेतृत्व में दिल्ली में जमा हुए। मैं बताऊं, बहादुर शाह जफर ने उस समय एक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया, उर्दू भाषा में एक डॉक्यूमेंट जो है उसने साइन करके, जिसको उसका एक आज्ञा पत्र कह लीजिए एक तरह से, जैसे महारानी भी जारी करती थी ना विक्टोरिया, वो उसका आज्ञा पत्र था, क्योंकि उसने भारत को आजाद घोषित कर दिया था। उसने कहा कि अंग्रेज से हम देश की आजादी की घोषणा करते हैं, और ये आजादी वो कहते हैं ये राजनीतिक नहीं है, वो असल में ये कहते हैं इस अंग्रेजी राज में, फिरंगी हुकूमत में, फिरंगी शब्द का इस्तेमाल होता था, इसमें देश का अवाम कुचला जा रहा है। वो देखो विजन मैंने बता रहा हूं ना, वो अवाम की बात कर रहे हैं तो वो राजा है, तो बादशाह, लेकिन वो अवाम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजे रजवाड़े, जमींदारों पे, रजवाड़ों पे तो अत्याचार कर ही रही है सरकार, इसके अलावा ये किसानों का शोषण कर रही है, इसके अलावा ये बुनकरों का शोषण कर रही है, इसके अलावा ये जो है कुम्हारों का, यानी जितने भी आर्टिजन शिल्पी हैं उनका नाम लेते हैं, और वो समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं। वो कहते हैं ये हमारी सिचुएशन है, हमारे अवाम की, हमारे जनगण की इस राज्य में, और इस सिचुएशन को हमें बदलना है। तो हम सिर्फ अंग्रेज को भगाना नहीं चाहते, अगर हमें मौका मिला इस लड़ाई में, अगर हम जीत जाते हैं तो हम इन लोगों की भी चिंता हमें रहेगी। समझे मेरी बात बच्चे? ये चिंताएं हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं की, मैं बहादुर शाह जफर से शुरू कर रहा हूं, इसमें और भी नाम जोड़ सकते हैं आप, रानी लक्ष्मीबाई का भी जोड़ सकते हो, जलकारी बाई भी उसके साथ। जलकारी बाई का नाम सुना है किसी? वो भी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रही है, जो कि एक दलित महिला है। कांपती थी जब मैं कांग्रेस में आया, इतने बड़े बड़े लोग, कहाँ बताइए, फिरोज शाह मेहता जैसा आदमी वो भाषण दे रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा? गांधी जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा, पीछे बैठ जाते थे वो आगे, जब वो भारत में आए अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। गांधी जी के ही शब्दों को कोट कर रहा हूं। वो कहते हैं इन लोगों का विजन मैंने देखा, ये सारे लोग हालांकि देखिए बहुत बड़े बड़े परिवारों से आए हैं, ऊंचे परिवारों से थे ज्यादातर, लेकिन वो आम लोगों की चिंता करते थे। जैसे दादा भाई नौरोजी ने उनको सुझाव दिया कि आप भारत को समझना चाहते हो, गांधी को सुझाव दिया, क्योंकि गांधी उन्हीं की परंपरा में आगे आते। वो कहते समझना चाहते तो गांव में जाना पड़ेगा, एकदम कांग्रेस में बन के नेता नहीं बनना, आपको एकदम नेता नहीं बना करते, आपको गांव में जाना पड़ेगा। गांधी गांव की यात्रा भी निकल पड़े। गांधी ने पहला आंदोलन किसके लिए चलाया था? किसके लिए चलाया था बताओ? कब? 1917 में, 1917 में किसके लिए चलाया था? किसानों के लिए। चंपारण के किसान बिहार में चले गए, बताओ। चंपारण के जो नील महात्मा ज्योतिराव फुले, सुना होगा आपने नाम। मैंने अभी फुले पे एक मोनोग्राफ लिखा, सर ने बताया, अभी शिमला में ही नहीं बैठ के मुझे फेलोशिप दी इन्होंने, मैं इनके प्रति आभारी हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, कभी आप भी जाना होगा, जाने का मौका मिले, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा रिसर्च का माहौल है। तो फुले पे मैंने ये जो मोनोग्राफ लिखा, विच इज सून गोइंग टू बी पब्लिश्ड बाय IIES, और उसकी मराठी और हिंदी और पंजाबी में भी उसकी
ट्रांसलेशन छप रही है। फुले पे ज़्यादा काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरह के आंदोलनों पे है। अब फुले जो है, ज्योतिराव फुले और उसकी पत्नी, ये कपल जो है बड़ा मतलब इट वॉज ए यूनिक कपल, ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं। पति पत्नी दोनों के दोनों देश के समाज के हित में काम करने फील्ड में आ गए दोनों, और दोनों ही अपने जमाने से मीलों आगे हैं। और विजन ऐसा, मुझे तो बल्कि फुले तो एकमात्र ऐसा आदमी दिखाई देता, फुले का मैं मुकाबला कर ही नहीं सकता किसी से भी। हालांकि सबका गुरु का अपना स्टेचर हो सकता है, सबका अपना स्थान है। फुले एकमात्र ऐसा, क्योंकि कैसा माहौल होगा उस जमाने में आप सोच सकते हो। पकड़ लिया लोगों ने उसको, मारने उनकी गवर्नर के लिए कर दो, उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, ये तो अब आपके समाज के काम के नहीं रहे, ये तो मुझे दे उसको उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण, साउंदर्य भाई फुले की नीचे बता रहा हूँ। उन्होंने भेजा उसको, उस समय वो अपने उसने जिले में थी, नासिक जिले की थी, और ज्योतिराव फुले जो है पूना में काम करते थे, तो उसको कहा कि इनको ये कपल है, इनको सेटल करना है, प्रोटेक्ट करना है। पूना में उनको नौकरी दिलवाई, उस लड़के को सेटल किया, उनका प्रोटेक्शन भी किया। ये देखिए जमाने से कितनी आगे। तो मैं बता रहा हूँ, जो 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे, सभी, किसी का उदाहरण दे, सबको चिंता थी समाज की, राष्ट्र को कैसे बनाना है। वो राष्ट्र बनाने के लिए समाज के सभी लोगों को उठाने की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे। सभी ने शिक्षा की बात करी है। देखो गांधी से लेके या फुले से लेके गांधी तक सब कहते शिक्षा सबसे बड़ा जरिया है। सब कहते जो है समाज के कमजोर व्यक्ति के आंसू पोंछने, सब कहते हैं महिला को उठाना है, वीमेन अपलिफ्ट की सब बात करते हैं। विवेकानंद भी करते हैं, महात्मा गांधी भी करते हैं बात। तो आजादी की लड़ाई हमारी शुरू हुई, मैं राजनीतिक लड़ाई के बारे में आप सब जानते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं समाज को जोड़ने की, राष्ट्र के निर्माण की भी। बाद में इनकी आम सहमति थी। मैं एक आदमी का और उदाहरण दूं, आजादी से पहले कैसे ये सपना बना पड़ा, उसके बाद आजादी के बाद की बात करता हूं। एक आपने भगत सिंह का भी नाम सुना होगा, है ना, खूब सुना है। भगत सिंह तो यूथ आइकन है, हमेशा के लिए हम सब के आइकन है। हालांकि भगत सिंह को हम पढ़ते नहीं, भगत सिंह की बात जरूर करते हैं। तो भगत सिंह तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सही मायने में क्रांतिकारी थे। भगत सिंह तो नास्तिक हो गए थे। अब आपको ये पहलू आपको जब नहीं होगा, क्यों बच्चे, भगत सिंह को जब आप मानते हो तो भगत सिंह को समझना भी चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। है क्या वो क्यों लिखते हैं, व्हाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों, उनका आके लेख है। वो आस्था का मामला हो सकता है आपका, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं भगत सिंह का सपना बताता हूँ, विजन। भगत सिंह का जो विजन है वो क्या करता, वो कहते हैं मैं क्रांति में यकीन करता हूँ। आपको पता है ये नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो माफी देनी है, सिर्फ मेरी माफी से काम नहीं चलेगा, सब लोगों को माफ करना होगा। लेकिन मैं यहीं पर नहीं रुक रहा, ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल, मेरे विचार में कोई मुद्दा नहीं है कि उसने चिट्ठी लिखी है सरकार को कि भाई मुझे माफ करो या मेरी जो है सजा माफ करो, कम करो। भाई किसी भी आदमी को इतनी भयानक, इतनी मतलब सजा हो जाएगी, व्यक्ति है, व्यक्ति चाहता है भाई उसको आजादी मिले, है ना। ये कोई मेरे विचार में बड़ा मुद्दा ये है वो पब्लिकली फांसी दी जाती थी ताकि औरों के मन में डर बैठे। वो निरंतर हर रोज देख रहे हैं। जरा आप सोचिए उस हालत में अगर आप हो, हम हो, जहाँ हर रोज 4 लोगों को लटकाया जा रहा हो तो आप भी टूट जाओगे। तो ये जो चिट्ठी लिखी है कोई मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल में, जो लोग इसको मुद्दा बनाते हैं। मुद्दा ये हम फिर भी क्या लिख रहे हैं, इसके बावजूद भी उन चिट्ठियों में क्या लिख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि हम सब लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ चोरों जैसा व्यवहार मत करो, हमारे साथ जो है जो रैपिस्ट लोग हैं उनके जैसा व्यवहार मत करो, हमें राजनीतिक अधिकार बनते हैं हमारे, है ना, राजनीतिक कैदियों के, और उसमें हमें कोई इस तरह की सजा नहीं होनी चाहिए, है ना, उसकी भी एक हद होती है कितनी सजा हम काटें। और दूसरी बात, दूसरी जो इससे बड़ी चीज है, दूसरी वो चिंता का विनाश होना चाहिए। कभी सोचा आपने, सावरकर को जब पढ़ते कभी ये बात आती है ख्याल में, अम्बेडकर के विचारों से वो सहमत है और उससे पहले दे रहे हैं विचार। वो कहते हैं हिंदू समाज को बचाना है, भारतीय समाज को बचाना, तो ये जाति सबसे बड़ा कलंक है।
इसका विनाश करना पड़ेगा। विनाश शब्द है एनिहिलेशन, यही सब अम्बेडकर का है। क्यों बच्चे? तब बनेगा ये राष्ट्र। गांधी जी के नेतृत्व में खास रेसिस्टेंस, ये गांधी का एक यूनिक हथियार था, अहिंसात्मक प्रतिकार, जिससे सारे लोग जुड़ गए, जिससे सभी लोग जुड़ गए। और हमने हिंसा भी नहीं करी, हमने वो तरीका निकाला जिससे दुनिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ऊंचा स्थान है, सम्मान है हमारा, क्योंकि हमने किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हिंसा बहुत कम करी है। और अंग्रेज का जो सारा आधार गांधी जी ने नष्ट कर दिया, राजनीतिक सामाजिक, तो अल्टीमेटली जो आज़ादी मिली, अब मुझे पता पर्ची तो आ ही जाएगी, ये कुछ और है, अरे कुछ और, हाँ ठीक है। तो गांधी जी की मैं बात करूं और फिर मैं आपने जो मुद्दा उठाया उसकी बात करूंगा। वैसे सवालों में भी आ जाती है बात, तो को लेके हमारे यहाँ कहावत है, पूरे भारत में ही है, कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सुना ना? अब बच्चों ये कहावत है हमारे राष्ट्रीय मनोविज्ञान को दर्शाती है। इसका मतलब ये है कि गांधी को हम पसंद नहीं करते थे, पूरी तरह पसंद नहीं करते थे, मजबूरी में स्वीकार किया, ये फैक्ट है। आज भी हम गांधी को पसंद नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते, सबको गांधी से शिकायत है। गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली से मार दिया। अब बताइए, वो व्यक्ति जो गांधी का सम्मान भी कह रहा है, मैं गांधी का सम्मान भी करता हूँ, गोली से उड़ा दिया। ये है हमारा मानस, ये है हमारा उद्देश्य। हम गोडसे को सम्मान देना चाहते हैं, हम गांधी को सम्मान नहीं देना चाहते। बताइए, हत्यारे को सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब असल में गांधी को गोडसे ने नहीं मारा, हम सब ने मारा, हम सब गिल्टी हैं उसके, क्योंकि हम सब संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? अपने अपने कारण। इस देश इतना जटिल है, यहाँ हजारों जातियां हैं, हजारों तरह के लोग हैं, तरह तरह की एक्सप्रेशंस हैं, तरह तरह की आइडेंटिटीज हैं। ये कोई देश बनने लायक था या नहीं? मुझे कई बार सवाल संदेह पैदा हो जाता है। गांधी ने इन सबको जोड़ दिया, गांधी ने उन सबको जोड़ने का प्रयास किया, आसान नहीं था। गांधी ने लेकिन देश की आजादी का एक यूनिक हथियार दे दिया जिससे सब जुड़ सकते थे। वो था नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, अहिंसात्मक प्रतिकार। बाकी के तरीके कामयाब ही नहीं हो पा रहे थे। भगत सिंह के पीछे सारे लोग नहीं जा रहे थे, क्रांतिकारियों के पीछे थोड़े से लोग थे। इसी तरह जो है, जो ये गरम दल, नरम दल, बहुत सारे दल थे, समाजवादी थे, कम्युनिस्ट थे, उनके पीछे ज्यादा लोग नहीं थे। कांग्रेस खुद परेशान थी, यार करें क्या। कांग्रेस ने खुद गांधी को आगे किया, गांधी खुद घबरा रहे थे, मैं करूंगा कैसे इतना बड़ा काम। लेकिन वो साउथ अफ्रीका में जो काम करके आ गए थे ना, उससे कांग्रेस को उम्मीद थी। दादा भाई नौरोजी ने कहा नहीं, आप आगे जाओ, आपकी जरूरत है। उस समय फिरोज शाह जैसे मेहता जैसे लोगों ने गांधी को आगे किया, और गांधी सचमुच लिखते हैं, वो कहते हैं मैं तो नर्वस हो जाता था। गांधी बहुत बार नर्वस हुए। वो तो इतिहास ने चुना है उसको, कोई व्यक्ति बाहर नहीं होता, इतिहास भी चुनता है। तो क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, गांधी के अलावा कोई जवाब ही नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो गांधी को हमने अपना लिया, क्योंकि गांधी ने कारगर हथियार दे दिया अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का। वही बताइए, नमक जैसे मुद्दे कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। मैं उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बता रहा। तो गांधी हमारी मजबूरी बन गए, लेकिन अब हम सब की एक्सप्रेशन पूरी थोड़ा नहीं कर सकते थे। अब देखो ना, हर जात का व्यक्ति चाहता है कि उसकी जात का जो कोई नेता है या कोई आइकन है या जो प्रतीक है, उसका फोटो भारतीय नोट पे छप जाए, है ना? करते हैं ना। तो लोग कहते हैं गांधी का फोटो क्यों लगा रखा है, इसमें उसका होना चाहिए, फलाने का होना चाहिए, उसका होना चाहिए। कई लोग बीच में बिना बात में जो है भगत सिंह को घसीट लेते हैं, बिना बात में सुभाष बोस को घसीट लेते, सुभाष कई बिना बात में अम्बेडकर को घसीट लेते हैं। उन्होंने कभी मांग करी थी क्या? उनके लोगों ने उस समय कभी मांग करी? उनका नोट के फोटो, वो नोट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये है हमारी वही गांधी जी का सम्मान करते थे, और बोस भी। तो बोस ने जो आजादी का उस जमाने में बोस को जो लगा, अब मैं बोस का विजन बताता हूँ थोड़ा सा। उस जमाने में बोस को जो लगा, पिछले सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, उससे पहले बोस कांग्रेस में ही थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब छिड़ा तो बोस ने सोचा कि भाई तरीका बदलना पड़ेगा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है तो जापान हुआ क्या है, संविधान जो बना, उस संविधान में बड़ा ही ब्यूटीफुली वो विजन प्रकट हुआ। अब देखिए, भारत के
संविधान को बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? मतलब यही से सॉल्व हुआ। किसको दी गई बताइए आप? किसको दी गई बताओ? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एक बिल पास नहीं होता, महिला आरक्षण का बिल आज तक लंबित पड़ा है और अम्बेडकर ने इतनी धाराएं पास करवा ली। ये है विजन से कैसी लैंग्वेज बनाई उन्होंने जिस पर सब सहमत हो गए। खैर, तो इस संविधान की प्रस्तावना में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल बच्चों, प्रेम्बल में ये शब्द हैं, बड़े ब्यूटीफुल शब्द हैं। वो वहां लिखते हैं अम्बेडकर साहब और हम सब, असल में भारतीय संविधान सभा लिखती है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे जिसमें सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, थोड़ा सीक्वेंस सही कर दीजिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। और भी कई चीजें उसमें, लेकिन ये देखो ये कितने कितने शानदार शब्द है। ये इस पे सहमति है नेहरू की, गांधी की, अम्बेडकर की, सबकी सहमति है इस पे, लेकिन ये शब्द अम्बेडकर के हैं, ये भाषा उनकी है और इस भाषा के कारण ही भारत का संविधान दुनिया की सबसे शानदार दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि इसमें चिंता झलकती है। ये संविधान नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये मुझे तो लगता है ये कविता भी है, क्योंकि कविता भाव को छूती है, दिल को छूती है। आप संविधान की धाराओं को देखो, वो हम लोगों को छू रही है। मतलब मैं उस संविधान की तारीफ जो कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा अपना दस्तावेज है, हमें उस पर गर्व। तो इस संविधान में वो विजन आया कि हमें आजादी के बाद इस मार्ग पे जाना है, ये है हमारा लक्ष्य। अब आजादी के बाद की यात्रा थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा करके, समय थोड़ा सा कम है, मेरे को कहोगे तो मैं बोलता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों ठीक लग रहा है ना आपको? जी सर। अब काम कर रहा है तो हो जाती। नेहरू के टाइम की कुछ अचीवमेंट बताता हूँ। पहली समस्या तो थी देश का पार्टीशन हो गया था और देश में करोड़ों की आबादी विस्थापित होकर इधर आ गई, उधर से पाकिस्तान का देश में पंचवर्षीय योजनाओं की नींव पड़ी, प्लान्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि नेहरू ने ये टारगेट बनाया कि हमें लक्ष्य तय करना है 5 साल का और आर्थिक विकास उससे होगा। प्लानिंग कमीशन बना और उसके में टारगेट तय किए गए कि इस योजना में ये करना है, इसमें औद्योगिकरण करना है, इसमें कृषि पे ध्यान देना है, इसमें उद्योग पे ध्यान देना, लघु उद्योग पे ध्यान देना। नेहरू के टाइम में बहुत सारा ग्रोथ हुआ देश, यही चीजें भी होती। अब आज अगर हम यूएन के मेंबर होते, मतलब हाइपोथेटिकल बात है, ये हिस्ट्री ऐसे नहीं चलती वैसे, लेकिन कह देते हैं लोगों को कई बार जो है, क्योंकि कोई चीज छूट जाती है ना, पछतावा होता है, हमें भी होता है, वो पछताते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है वैसे। तो चाइना को है आज हम एक आतंकवादी तक को भी नहीं ब्लैक लिस्ट करवा सके। खैर, तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ अचीव भी किया गया। अब मैं अगली जो प्राइम मिनिस्टर जो उन्हीं की बेटी थी, बीच में लाल बहादुर शास्त्री भी रहे। शास्त्री भी बहुत विजनरी व्यक्ति थे, थोड़ा सा वक्त मिला उनको, बहुत ही थोड़ा वक्त मिला, 1-1.5 साल तक मुश्किल से जो है वो, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान को हराया। ताशकंद समझौता जब करने गए उस समय उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बीच में जब ये युद्ध हो रहा था ना भारत पाकिस्तान का, उस समय भारत की हालत जा, अब इंदिरा गांधी की भी, अब देखो आलोचना करना हमारी आदत है? वो राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित हो जाते हैं, इतिहास दृष्टि चाहिए बच्चों याद रखना, राजनीतिक दृष्टि का पर्याप्त नहीं होती कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ, तो वो हमें जो है बात बहुत ही ज्यादा सीमित कर देती है। इतिहास दृष्टि है ये, जो आप इतिहास के विद्यार्थी है ना, yes, आपकी सही दृष्टि क्या होगी? इतिहास। बताओ, आगे से आप कोई पूछे आपका दृष्टिकोण क्या है, तो आप कहोगे मेरा दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। तो थोड़ा सा उनका टिक कर दो, बहुत मामूली सा। एक तो इमरजेंसी लागू करी, तो इमरजेंसी में काफी अत्याचार भी हुए। इमरजेंसी जानते हो, आपातकाल, डिक्टेटरशिप का राज था वो, कुछ एक साल रहा, हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने उसको खत्म किया, खुद ही खत्म किया। खुद ही अचानक इलेक्शन की घोषणा करी और उसमें हार भी गई, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में उनसे गलती हो गई, पता नहीं उनके सलाहकार गलत थे, क्या हुआ, लेकिन वो बहुत बुरा दौर था। बहुत 1984 या 85 की बात है ना, 85 की बात है ना। तो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों करी भाई? इंदिरा गांधी की गलतियों के कारण हुई। क्या
सिखों का जो मामला है वो सेंसिटिव हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जो भिंडरा वाले थे, जो एक सिख अलगाववादी थे, सिखों के अलग राष्ट्र की मांग करते थे, वो खुद एक टाइम में उसी जमाने में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व था उसने उसको मौका दिया, लेकिन बाद में वो बड़ी पावर बन गए, फिर जो है वहाँ चढ़ाई कर दी। तो उसके कारण सिखों की भावनाएं आहत हुई, कुछ उनके अंगरक्षकों ने उनको मार दिया। पता होगा आपको ये किस्सा, जानते होगे। थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जा रहा हूँ मैं आपको, आजादी के बाद की हिस्ट्री है, बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, क्योंकि इन 75 सालों में हमने किन किन पढ़ा। राजीव गांधी के टाइम में धाराओं को दोबारा उसी रूप में बहाल कर दिया, ये उसकी एक अचीवमेंट थी। दूसरी अचीवमेंट ये कह सकते हैं कि उस समय देश में लोकतंत्र की एक तरह से सही मायनों में नींव पड़ी, क्योंकि एक विपक्ष की पार्टी भी आ गई, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस ही चल रही। ये दूसरी सरकार बनी जो वीपीसी के नेतृत्व में बनी। ये भी एक कोalition सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, जिसमें कई पार्टियां थी, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, और जनता दल वीपी सिंह जो है वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। वीपी सिंह हालांकि कामयाब नहीं होना था उनको इतिहास में, क्योंकि कामयाब होंगे कैसे, वो उनको साथ देने वाली पार्टियां जरूर विरोधी थी। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट है, तो वो चलना तो था नहीं उसका, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बड़ी लकीर जरूर खींच दी।